नमस्कार साथियों, मैं संजीव चंद्रावत आपका फिर से स्वागत करता हूं संजीव चंद्रावत शो में। आज हम बात करेंगे मध्यम वर्गीय परिवार के समस्याओं के बारे में। एक मध्यम वर्गीय परिवार अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी लगा देता है अपने मकान को बनाने में, घर परिवार की जरूरतें पूरी करने में, और एक फरमान कभी आता है और उसमें पता चलता है कि उसकी पूरी जमा पूंजी जिंदगी भर की एक ऑर्डर से खत्म हो जाती है। आपका मकान आपका नहीं रहा। और इट्स ए ट्रू स्टोरी, ये जयपुर की है स्टोरी, जहां एकदम से एक ही दिन में 20,000 परिवारों को एक नोटिस दिया गया और उन्हें उस नोटिस में बताया गया कि जो जिंदगी भर की जमा पूंजी है उनकी, वो मकान अब उनका नहीं है। ये जयपुर में हुआ ऐसा। उन्हीं में से एक परिवार हमारे साथ है जो इन 86 कॉलोनियों के 20,000 परिवारों की लड़ाई में, इस मुहिम में आगे आए हैं। मंजुलता मीणा जी हमारे साथ हैं। मंजू जी, आपका स्वागत करेंगे हम। ये पूरा प्रकरण क्या है? एकदम से 86 कॉलोनियां, 20,000 परिवारों को एक ही झटके में बताया गया कि ये मकान आपके नहीं रहे। ये किस तरह से हुआ? ये एक राजस्थान सरकार की तरफ से आदेश आता है कि ये जमीन अब हाउसिंग बोर्ड की है, हमारी नहीं है, और हाउसिंग बोर्ड अपना कब्जा ले। और जब ये PIL सुप्रीम कोर्ट में भी गई तो सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के जो आदेश था उसके आधार पर अपना फैसला दे दिया कि हाउसिंग बोर्ड अपना कब्जा ले। तब जनता में एक डर सा बैठ गया था। जब हम काफी वर्षों से जिस जगह रह रहे, मैं काश्तकार की बेटी हूँ, मेरे फादर काश्तकार थे, ये जमीनें हमारी थी। हमने उस टाइम सोसाइटियों को, मेरे फादर ने, मेरे दादाजियों ने सोसाइटियों को बेचा, क्योंकि उस टाइम सोसाइटियों को ही बेचान किया जाता था और सोसाइटियां ही पट्टे जारी करती थी। ये हमारी अभी जहाँ पर बैठे हैं अपन, ये गोविंद नगर है। जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, मेरी 1988 की पैदाइश है। ये हमारी गोविंद नगर की जमीन 1982 में बेचान कर दी गई थी शिव शंकर कोऑपरेटिव सोसाइटी को। मेरे दादाजी ने बेचान कर दिया था। 1982 में जमीन बेची गई। 1984 के पट्टे जारी किए गए। 1984 के हमारे पानी के, बिजली के बिल, हमारे कोठी हुआ करती थी, कोठी का बिल, क्योंकि हमारे यहाँ पे खेती हुआ करती थी उस टाइम। शहरी क्षेत्र में बाद में कन्वर्ट हुआ ही। तो एकदम से जब कोर्ट का फरमान जारी होता है तो लोगों के दिलों में डर सा बैठ गया था, बे अब हम क्या करेंगे। आज हमारे पास तो ये छत्ती तो है। ये हमने देखा है, ऐसे परिवार भी हैं जिनके शादी ब्याह, बच्चे एक ही परिवार में, सब एक ही घर में इतने सालों से रह रहे हैं, सब उसी में हुआ। और एकदम से उन लोगों की अभी स्थिति है, मैंने बहुत से वीडियो देखे, मतलब मैं उनकी स्थिति बयान नहीं कर सकता। वो आप लोग खुद बता सकते हैं कि आप यहाँ रह रहे हैं, आपके सामने सारी चीजें हुई हैं, कि क्या उन पे क्या बीत रही है, किस तरह से। मतलब देखो, एक डर का सा माहौल हो गया था यहाँ पे। जिनकी कोई गांव में थोड़ी बहुत भी जमीनें थी, उनको बेच बिचा कर यहाँ पे छोटा सा टुकड़ा लिया, उसमें अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी लगा दी और उन्होंने एक आशियाना तैयार किया। आज उस आशियाने पर जब गाज गिरती है तो उनके दिलों पे क्या गुजरती। कई लोग तो सदमे में चले गए थे, कईयों को अटैक आ गया था। अब क्या होगा? आप इस पूरे मुद्दे पे, इस मुहिम में आप जुड़े हुए हैं शुरू से, आप लोग क्या स्ट्रेटेजी पे इस पे कर रहे हैं? हमें अवैध घोषित कर दिया गया था। भाई हम वेद नहीं है, हमें अवैध घोषित कर दिया। तो हम अपने आप को अवैध तो मानते हैं नहीं, क्योंकि देखो हम वेद हैं, हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। सरकार को हमारा पक्ष रखना चाहिए था, लेकिन सरकार ने कोर्ट में हमारा पक्ष नहीं रखा। उनके जो अधिवक्ता थे वो कई बार पहुंच ही नहीं पाए, जो उन्होंने हायर किया उनसे जवाब नहीं लग पाया कोर्ट में। और कोर्ट ने हमेशा हाउसिंग बोर्ड का ही पक्ष रखा कि हाउसिंग बोर्ड कब्जा करे। लेकिन जब ये जमीन बिकी, अवार्ड हाउसिंग बोर्ड ने बाद में जारी किए थे, उससे पहले ही पहचान हो गया था जमीनों का। आप इसमें क्या कार्रवाई कर रहे हैं आप लोग? मतलब देखो, हमारी जो विकास समितियां हैं, इनके जो पदाधिकारी हैं, वो सब संघर्ष कर रहे हैं। एक मुहिम पैदा की हमने लोगों में। जब बात आशियाने की आती है, पूरी रोजी रोटी लगा के, अपने जीवन भर की गाड़ी कमाई लगाकर हमने एक घर बनाया रहने के लिए, और उस घर पे किसी की नजर आ जाए तो इंसान मरने मारने पर भी आ जाता है। हो गए दुख तो होता ही है। देखो, मुझे बहुत, मतलब ऐसा लग रहा है, मेरी 4-5 पीढ़ियां गुजर गई। एक हमारे, जब हमें पेपर में पढ़ते थे कि हम वेद नहीं अवैध हैं, आज हमारे यहाँ पे सरकारी स्कूलें भी हैं, सरकारी कॉलेज भी हैं, बिजली विभाग का ऑफिस भी है, सब कुछ है। आजादी से पहले की स्कूल है। मेरे दादाजी उसमें पढ़े हुए, मेरे फादर उसमें पढ़े हुए, हम पढ़े हुए हैं, हमारे बच्चे पढ़े हुए हैं, उसमें पढ़ भी रहे हैं अभी भी। डिस्पेंसरी है, 1.5 से पौने 2 लाख की आबादी है संजीव जी। और सबसे ज्यादा सांगानेर विधानसभा की कॉलोनियां भी इसमें शामिल है, और बगरू विधानसभा की कॉलोनियां शामिल है। इसमें खोखाबास पटवार क्षेत्र, तिलावाड़ा पटवार क्षेत्र और रामनगरिया, सांगानेर राजस्व का जो एरिया पूरा आ रहा है इसमें। इतनी सारी कॉलोनी है, आप लोग एक साथ इसमें आपने सरकार को इसके लिए ज्ञापन नहीं दिया? सरकार के पास कई लोग जाके आए। सरकार में मुख्यमंत्री जी के पास भी यहाँ के हमारे कॉलोनी वासियों की कई विकास समितियां गई हैं। उन्होंने तो यूं कहकर पल्ला झाड़ा अपना कि हमें तो पता ही नहीं है, हमें तो पता ही नहीं है, सरकार आपका पक्ष रखेगी। लेकिन सरकार ने
जब भी तारीख आई, जब भी सरकार की तरफ से कोई मजबूती से जनता का पक्ष नहीं था, उदासीनता दिखाई, तो लोगों में फिर एक अलग पैदा हुई कि अब हमें हमारी लड़ाई खुद को ही लड़नी पड़ेगी। तो अभी आप लोग खुद से ये हाँ, हमारी हर कॉलोनियों की विकास समितियों के पदाधिकारी बहुत मजबूत हैं, यहाँ की कॉलोनी वासी बहुत मजबूत हैं और सबसे ज्यादा महिलाएं बहुत जागरूक हैं। यस, आप खुद महिलाएं हैं, आप किस तरह से शुरुआत की आपने? मैं एक राजनीति से परे हटकर एक जनता के एक पीड़ित के तौर पे निकली। मेरे घर की बात है, मेरे घर को बचाने के लिए मैं कुछ भी करूंगी, और महिलाओं में अलग जगह, और महिलाएं जागरूक भी हुई, महिलाएं घरों से निकल कर आई, क्योंकि देखो आदमी कमा कर ला के दे सकता है। नहीं, ये आपकी जो मुहिम है, महिलाओं को आपने जागरूक किया, आप आगे लेके आई हैं सबको, ये आपके बहुत अच्छा वो प्रयास है आपका। दिल से चाहेंगे आप लोगों का आशियाना जो है नहीं जाए कहीं भी। ये जो आपकी कॉलोनियों का पूरा मुद्दा है अभी कोर्ट में स्टैंड कर रहा है, अभी आगे की आप लोग क्या संभावनाएं देखते हैं इसमें? देखो, अभी हम कोर्ट के फैसले पर ही थे। अभी दिसंबर में जो 9 दिसंबर तारीख आई थी, उस पे मजिस्ट्रेट छुट्टी पे गया हुआ था, तो कोई आदेश नहीं आया। फिर उसके बाद में 15 तारीख पड़ी, फिर 18 पड़ी, तो मजिस्ट्रेट छुट्टियों पे था। अब देखो 20 जनवरी की तारीख, इस पे क्या आदेश है। आप काफी एक्टिव रहे हैं इस पूरे मुहिम में। आप किस तरह से, मतलब आपकी पॉलिटिकल ये सोशल एक्टिव लाइफ है वो कैसे शुरू हुई आपकी? देखो, सोशल एक्टिविटी तो क्या है, मेरे फादर बहुत एक्टिव रहे। मेरे फादर को देख देख कर एक ऊर्जा सी पैदा हुई कि जनता के हितों के लिए काम करना चाहिए। मेरे फादर 2006 में खत्म हो गए थे, मैं छोटी सी थी, मैंने सब उनसे ही सीखा। 2013 में जब हमारे डॉक्टर प्रहलाद रघु जी के चुनाव थे, कांग्रेस से उनको टिकट मिला था, तो उनके चुनाव में प्रचार किया मैंने। तब हमारे यहाँ पे पास में मजदूर यूनियन का ऑफिस हुआ करता था, लेबर डायरिया बनाई जाती थी, उनका रजिस्ट्रेशन होता, तो उनके साथ प्रचारों में थे। तो उनके साथ फिर मुझे उनके ऑफिस में काम करने को मिला 4 साल। और उस ऑफिस में जब मजदूरों का काम करते थे, तो 2013 में जैसे राजस्थान में वसुंधरा सरकार आई, तो वसुंधरा सरकार ने आते ही बजरी बंद कर दी। तो बजरी बंद होते ही मजदूरों का काम ठप हो गया, तो आंदोलन हुए। उन आंदोलनों में मैंने भाग लिया। एक जनता के लिए, जनता के हितों के लिए काम करने के लिए एक जज्बा सा पैदा होता था, एक नई ऊर्जा आती थी। और 2015 में भी जैसे लेबर डिपार्टमेंट से साइकिल योजना बंद कर दी वसुंधरा जी ने, और तो उनके प्रदर्शन करना, मजदूरों के हकों की लड़ाइयाँ लड़ना, हर तरह से आपकी अपनी लाइफ रही है। फिर लगा मुझे कि जो मेरे साथ के थे वो कि राजनीति करना चाहिए। तो मेरी मदर का बहुत सपोर्ट रहा मुझे। मेरी मदर को शौक था कि मैं आगे निकलूं, क्योंकि मैंने बहुत संघर्ष किया, मेरी मदर ने भी बहुत संघर्ष किया। मेरे फादर छोटे छोटे थे जब हम छोड़ के चले गए थे। मेरी मदर ने मुझे समझा और मुझे बहुत आगे निकाला, और मेरी मदर का सपना है कि मैं कुछ करूं, लोगों के लिए कुछ करूं। तो 2016 में मुझे मेरे साथियों ने, जिनके साथ में काम करती थी, उन्होंने मुझे जगतपुरा महिला कांग्रेस का ब्लॉक अध्यक्ष बनवाया। जब शीला सैनी जी हमारे जयपुर शहर महिला कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करती थी, उनके पास लेके गए और मुझे जब ब्लॉक का पद खाली था यहाँ का, तो ब्लॉक अध्यक्ष बनवाया। फिर ब्लॉक अध्यक्ष पद पे काम किया, लोगों से जुड़ी, कांग्रेस पार्टी की विचारधाराओं से तो पहले से हमारा परिवार जुड़ा हुआ था, लेकिन एक पद पर आसीन, पहली बार मेरे परिवार में कोई राजनीति में नहीं था, किसी पद पर पहली बार मैं राजनीति में पद पर आई और बाहर निकली। और फिर इसके बाद मैं जयपुर शहर कांग्रेस कमेटी में, जब प्रताप सिंह खाचरियावाला जी जब जयपुर शहर अध्यक्ष थे, तब उनकी कमेटी में मैं महासचिव रही। फिर उस टाइम राजस्थान के PCC चीफ सचिन पायलट जी थे, उनके नेतृत्व में IT सेल का गठन हुआ। तब मैं जयपुर देहात से संयोजक बनी, IT सेल की कमान संभाली, और हमेशा सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रही हूँ। कांग्रेस पार्टी की विचारधाराओं का हमेशा मजबूती से पक्ष रखा। उसके बाद 2017 में सितंबर में मुझे जयपुर शहर महिला कांग्रेस के पद से नवाजा गया, एक मेरी कार्य क्षमता को देखकर। तब मुझे 4 साल जयपुर शहर महिला कांग्रेस के पद पर काम करने का मौका मिला। मैंने कई महिलाओं को कांग्रेस की विचारधारा से जोड़ा और पार्टी की मजबूती के लिए काम की, और मुझे पार्षद का टिकट भी मिला 2020 में सांगानेर विधानसभा के वार्ड 101 से। मैं बगरू विधानसभा से वोटर हूँ, और मुझे पार्टी ने एक सम्मान से नवाजा और सांगानेर विधानसभा के वार्ड 101 से पार्षद का टिकट दिया। इन दिनों में आप काफी चर्चा में रहे, एक विवादित नारा था, आप उस बारे में क्या कहें? देखो, उस बारे में तो देखो वो क्योंकि बात की बातें हो गई, सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा वायरल रहे आप, और मैं सिर्फ इतना सा जानना चाहूंगा, क्या कोई रिग्रेट रहा मन में कि? नहीं, मेरे मन में कोई रिग्रेट नहीं रहा और कोई पछतावा भी नहीं है। लेकिन देखो, वो जनता की भावनाएं थी। विपक्ष का काम होता है हमेशा जनता की भावनाओं को उजागर करना, क्योंकि आम जन की आवाज़ विपक्ष ही उठा सकता है मजबूती से। विपक्ष का काम होता है
ये आज़ाद भारत है, ये लोकतांत्रिक देश है। ये आज़ादी हमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने, जब एक बूढ़ी महिला ने जब उनका कॉलर पकड़कर पूछा कि आपको तो आज़ादी के बाद में आप तो प्रधानमंत्री बन गए, मुझे क्या मिला, तो उन्होंने एक जवाब दिया था। ये प्रेरणा है कई लोगों की। भाई आपको इस आज़ाद भारत में एक प्रधानमंत्री का कॉलर पकड़कर पूछने की आज़ादी है, ये आज़ाद भारत। क्या बात है, ये बात मैं याद रखूंगा कि भाई पंडित नेहरू ने ये बात कही कि आपने कॉलर पकड़ के, ये आज़ादी है आपके लिए। देखो आज़ाद भारत है और हमें हमारा पक्ष रखने की आज़ादी है, हमें बोलने की आज़ादी है। अगर कोई चीज़ें हमें हमारे हित में नहीं हो, जनता के हित में नहीं हो, तो हम मुखर होकर बोल सकते हैं। मैं एक साधारण से परिवार से आती हूँ और मेरा समाज से, एक आदिवासी समाज से बिलोंग करती हूँ, और हमारे समाज में हमेशा जोहार हुआ है, और हम हमारे जब घरों की बात आ जाएगी तो जोहार करने में भी उतर जाएंगे। और ये हमारी 86 कॉलोनी की सारी महिलाएं एक्टिव हैं, जागरूक हैं, अपना अच्छा बुरा सब जानती है कि हमारा अच्छा किस चीज़ में हित है और बुरा किस चीज़ में। तो देखो अपने घरों को बचाने के लिए तो महिलाएं रोडों पे निकलने को तैयार है, क्योंकि लोकतंत्र में सिर ही तो गिने जाते हैं। जब जनता जनार्दन जब रोडों पे आ जाती है तो कोर्ट के फैसले भी जनता के फेवर में झुक जाते हैं। सभी दर्शकों से भी यही चाहेंगे, वो भी तहे दिल से दुआएं करें कि किसी का आशियाना ना उजड़े। तहे दिल से आपका भी धन्यवाद करते हैं, आपने अपनी बात सभी जनता के सामने रखी। मैं एक छोटी सी चीज़ बोलना चाहूँगी, हम सबका एक ही नारा, नहीं उजड़ेगा घर हमारा।